Chapter 1. Its name is The Advent and Expansion of British Power in India. इस चैप्टर में हम ब्रिटिश पावर कैसे इंडिया में आई, एडवेंट मतलब आना, कैसे एक्सपेंड हुई, कैसे पूरी इंडिया में फैल गई, वो पूरा इंडिया इसने एनेक्स कर लिया। तो इस चैप्टर में ये सब रीड करने वाले हैं। दिस इज पार्ट फर्स्ट ऑफ चैप्टर 1. We are going to cover these 5 topics in this chapter. First topic is invasions and Mughal Empire. Invasions and Mughal Empire. मतलब मुगल एम्पायर स्टैब्लिश हुआ, कैसे स्टैब्लिश हुआ, किसने स्टैब्लिश किया, कैसे डिक्लाइन हो गया और डिक्लाइन के बाद कैसे ब्रिटिशर्स आए, ये सब हम फर्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. सेकेंड टॉपिक इज जोग्राफिकल डिस्कवरीज. तो इस टॉपिक में अपन इंडिया को कैसे डिस्कवर किया गया और कौन कौन से रीजन्स डिस्कवर किए थे, तो ये सब अपन जोग्राफिकल डिस्कवरीज टॉपिक में पढ़ेंगे. थर्ड, यूरोपियन ट्रेडर्स. पोर्तुगीज, डच, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब यूरोपियन ट्रेडर्स थे, तो इनकी ब्रीफ में अपन इस थर्ड वाले टॉपिक में रीड करेंगे. फोर्थ, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी. ब्रिटिशर्स और फ्रांस के बीच में राइवलरीज चल रही थी इंडिया में, तो इसके बारे में फोर्थ टॉपिक में डिस्कस करेंगे. फिफ्थ, कार्नेटिक वॉर्स. जितने भी कार्नेटिक वार्स थे इनके बारे में हम फिफ्थ टॉपिक में पढ़ेंगे. लेट अस स्टार्ट. After the invasion of Alexander, history of India is a long saga of continuous struggle and conflicts. अलेक्जेंडर ने का इन्वेशन हुआ था इंडिया पे, उसके बाद इंडिया में बहुत से स्ट्रगल्स होते रहे, बहुत से लोग आते रहे. मतलब अलेक्जेंडर के इन्वेशन के बाद दरवाज़ा सा खुल गया था बाहर के लोगों के लिए अंदर आने का इंडिया में. तो उसके बाद बहुत से स्ट्रगल्स हुए, बहुत से और लोग भी आए इंडिया को कब्जा करने के हिसाब से, इंडिया में इन्वेट करने के हिसाब से, जैसे कि साकाज, हून्स, मंगोल्स. उसके बाद आए थे मुगल एम्पायर, मतलब मुगल्स आए थे, बाबर आए थे 1526 में. तो मुगल एम्पायर स्टैब्लिश हुआ था. अकबर के टाइम पे बहुत फ्लरिश हुआ था मुगल एम्पायर पूरे नॉर्थ में फैल गया था, पूरे नॉर्थ साइड में इतना मुगल एम्पायर था. मुगल्स के साथ बहुत से लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जैसे मुगल्स राजपूत के कॉन्फ्लिक्ट्स थे, मुगल्स सिख के कॉन्फ्लिक्ट्स थे, मुगल्स के मराठास के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे. बट आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब मुगल एम्पायर डिक्लाइंड, और मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के साथ ही ब्रिटिश एम्पायर स्टार्ट हो गया था. ओके. मेजर हैपनिंग्स इन 15th सेंचुरी. 15th सेंचुरी में यूरोप में एक बाइजेंटीन एम्पायर था उस टाइम पे, बाइजेंटीन एम्पायर. बट टर्क्स ने कैप्चर किया कॉन्स्टेंटिनोपल. टर्क्स के कॉन्स्टेंटिनोपल कैप्चर के बाद बाइजेंटीन एम्पायर फॉल हो गया और ऑटोमन एम्पायर आ गया. ऑटोमन एम्पायर जो टर्क्स एम्पायर था वो ऑटोमन एम्पायर था, तो वो आ गया. तो जब बाइजेंटीन एम्पायर का फॉल हुआ रोम में, तो उसके बाद जितने भी लर्न स्कॉलर्स थे वो यहाँ वहाँ फैल गए. कुछ इटली में चले गए, ज़्यादातर इटली में ही गए थे, तो यहाँ वहाँ फैल गए. तो क्या, तो इस टाइम पे इस फॉल के बाद, बाइजेंटीन एम्पायर के फॉल के बाद रिनाइसेंस रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ. रिनाइसेंस रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्री. मतलब सब लोग सोच रहे वार वार में कुछ नहीं रखा, अब तो साइंस इंडस्ट्री में के फील्ड में अपन कुछ करेंगे, कुछ इन्वेंशंस करेंगे, अपना ट्रेड वगैरह स्टार्ट करेंगे, सब में ही सब कुछ है, आर्ट्स में तो कुछ भी नहीं रखा. ठीक है. तो रिनाइसेंस का मतलब होता है रिवाइवल. पहले भी साइंस एंड इंडस्ट्री के फील्ड में रिवॉल्यूशंस थे, मतलब पहले भी लोग रिवॉल्यूशन हुए थे, लेकिन बीच में गैप हो गया था, बीच में वार टाइम हो गया था, वार वार बहुत हो रहा है, तो उसके बाद फिर से रिवाइवल हुआ साइंस और इंडस्ट्री के रिवॉल्यूशन का. रिनाइसेंस का मतलब रिवाइवल होता है. जोग्राफिकल डिस्कवरीज, तो बहुत से एरियाज डिस्कवर हुए थे इंडिया में. इंडिया डिस्कवर हुआ था, अमेरिका डिस्कवर हुआ था, तो बहुत से जोग्राफिकल डिस्कवरी हुई थी इस एरिया, इस एरा में 15th सेंचुरी में. क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका in 1498, sorry 1492. Then Bartholomew Diaz discovered Cape of Good Hope, and Vasco da Gama discovered India. क्रिस्टोफर कोलंबस यूरोप से आए थे,
यूरोप, उसी यूरोप से जहाँ में बाइजेंटीन एम्पायर का फॉल हो गया था, डिक्लाइन हो गया था, और कौन सा एम्पायर स्टैब्लिश हो गया था, ओटोमन एम्पायर। तो उसी यूरोप से आए थे क्रिस्टोफर कोलंबस। ये आए थे 1492 में, 1492 में इसी रूट से, यू कैन सी द रूट, दिस रूट, इस रूट से आए थे ये। और फिर कहाँ पहुंचे, अमेरिका में, सी रूट है दिख रहा है, ओके। 1492 में आए थे, फिर 1493 में ये चले गए थे वापस, अपने कुछ लोगों को छोड़ के गए, तुम लोग यहाँ देखो, मैं वहाँ जाता हूँ, बता के आता हूँ कि मैंने एक लैंड डिस्कवर कर लिया है जिसका नेम है अमेरिका। सो वापस गए, फिर आए, फिर वापस 4 बार आए थे वो, लेकिन फर्स्ट टाइम मेन है जो कि 1492 में आए थे, क्रिस्टोफर कोलंबस। नेक्स्ट थे बार्थोलोमियो दियास, है ना। बार्थोलोमियो दियास ने डिस्कवर किया था केप ऑफ गुड होप, ओके। ही डिस्कवर्ड केप ऑफ गुड होप इन 1488, 1488 में डिस्कवर किया था, यहाँ पे लोकेटेड है, कैन सी इन दिस रीजन, केप ऑफ गुड होप इज लोकेटेड, इस रीजन में लोकेटेड है। देन लास्ट इज इंडिया, इंडिया वॉज डिस्कवर्ड बाय वास्को द गामा, हु वॉज अ पोर्तुगीज, वो पोर्तुगाल से आए थे, इस एरिया से आए थे और इस रूट्स को ट्रेवल करते हुए आए थे। यू कैन सी द रूट, केप ऑफ गुड होप भी बीच में पड़ता है इस रूट में, इस रूट से आए थे और फिर आए थे 1498 में पहुंच गए थे वो, 1497 में निकले होंगे, तो पहुंचे कितने, 1 साल तो लग ही जाता है इतना बड़ा सी रूट कवर करने में। तो 1498 में वो इंडिया में पहुंच गए थे, कालीकट रीजन में, कालीकट रीजन में पहुंचे, और उनका वेलकम किसने किया था, किंग जैमोरिन ने वेलकम किया था उनका, किंग जैमोरिन ने वेलकम किया था, किंग जैमोरिन वेलकम्ड हिम, ओके। तो लाइन से देखते हैं, सबसे पहले केप ऑफ गुड होप डिस्कवर हुआ था 1488 में, उसके बाद अमेरिका इस साइड है, अमेरिका इस साइड अफ्रीका के इस साइड है, ओके। तो अमेरिका डिस्कवर किया था 1492 में, उसके बाद लास्ट में डिस्कवर होता अपना इंडिया 1498 में। तो अब सेकंड टॉपिक अपना आ गया यूरोपियन ट्रेडर्स, ठीक है। तो यूरोपियन ट्रेडर्स में फर्स्ट ट्रेडर जो आए थे वो थे पोर्तुगीज, पोर्तुगीज वर द फर्स्ट टू केम टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, तो ये पोर्तुगीज फ्लैग है। नेक्स्ट आए थे डच, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद आए थे ब्रिटिशर्स, द ग्रेट ब्रिटेन, उसके बाद आए थे फ्रांस, पोर्तुगीज, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच। बट ब्रिटिश इमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल, इनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल सबको पता है ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने पूरा इंडिया ही अपने कब्जे में कर लिया था, है ना। तो पूरा इंडिया ही ब्रिटिश एम्पायर में उन्होंने ले लिया था, तो सबसे पावरफुल ब्रिटिश ही इमर्ज हुए थे। फर्स्ट लाइन वाइज अपन देखेंगे, पोर्तुगीज, डच, ब्रिटेन, फ्रांस के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। पोर्तुगीज फर्स्ट थे, पोर्तुगीज, वास्को द गामा आए थे पोर्तुगाल से 1498 में इंडिया पहुंचे थे। पोर्तुगीज फर्स्ट टू लैंड इन इंडिया फॉर ट्रेड, पहले ट्रेडर थे पोर्तुगीज, और यूरोप से पहली बार पोर्तुगीज आए थे इंडिया में ट्रेड के पर्पज से। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल विथ 13 ships reached India in 1500। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल 13 शिप्स के साथ आए थे इंडिया 1500 में। तो जो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल थे वो अकेले नहीं आए थे, उनके साथ लोग भी आए थे, उन्होंने लीड किया था पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने। ट्रेडिंग सेंटर्स थे पोर्तुगीज के, कालीकट, गोवा, दमन, दीव, हुगली, इन सब जगहों पे इनके ट्रेडिंग सेंटर्स थे। बिल्ट फोर्ट एट कोचीन, इन्होंने एक फोर्ट बिल्ड किया था, किला बिल्ड किया था कोचीन में, कोचीन रीजन में, 1503 में बिल्ड किया था। आए कब थे, 1500 में, फोर्ट बिल्ड किया था 1503 में। फोर्ट बिल्ड करने का रीजन क्या था, रीजन वाज टू एस्टैब्लिश सुप्रीमेसी ऑन ट्रेड ऑफ स्पाइसेस एंड ब्लैक पेपर। तो इनका रीजन था कि सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करनी थी इनको, ट्रेड और किसके ट्रेड में, स्पाइसेस और ब्लैक पेपर के ट्रेड में। मतलब कि सबसे सुप्रीम जो हैं वो स्पाइसेस और ब्लैक पेपर के ट्रेड में वो सिर्फ पोर्तुगीज हैं। इसके रीजन से इन्होंने, इस रीजन से कोचिंग में फोर्ट बिल्ड करवाया था। सुप्रीमेसी का मतलब होता है कि स्पाइसेस और ब्लैक पेपर का सबसे अच्छा जो ट्रेड कर रहे हैं, सबसे सुप्रीम जो हैं वो पोर्तुगीज हैं, सुप्रीमेसी। फ्रांसिस्को द अल्मीदा, फर्स्ट पोर्तुगीज वाइसरॉय बाय पोर्टुगल इन इंडिया 1505। फ्रांसिस्को द अल्मीदा पहले पोर्तुगीज वाइसरॉय थे
जो पोर्तुगाल ने अपॉइंट किया था इंडिया में, इंडियन पोर्तुगीज वाइसरॉय थे, ये अपॉइंट हुए थे 1505 में। टुक ड्यू अंडर हिज कंट्रोल, इन्होंने ड्यू को अपने कंट्रोल में ले लिया था। इन्होंने जो फेमस काम किया था फ्रांसिस्को द अल्मीदा ने, वो यही किया था कि इन्होंने जो द्यू था, दमन द्यू वाला द्यू, इन्होंने अपने कंट्रोल में, मतलब पोर्तुगीज टेरिटरी में अनेक्स कर लिया था द्यू। फिर आए थे अल्बू करके, ये भी फेमस थे, इन्होंने भी कुछ फेमस काम किया होगा। इन्होंने किया था स्नैच्ड गोवा फ्रॉम यूसुफ आदिल शाह ऑफ बीजापुर, रूलर इन 1509। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर के जो रूलर थे, उनसे इन्होंने गोवा छीन लिया था। ये हुआ था 1509 में, ठीक है। स्नैच्ड गोवा फ्रॉम यूसुफ आदिल शाह ऑफ बीजापुर। अब पोर्तुगीज ने और क्या किया था, ऑक्यूपाइड दमन, सालसेट बेसिन, मुंबई, हुगली एंड सैंटोम, ये सब इन्होंने अनेक्स कर लिए थे, इन सब में अपना कब्जा कर लिया था। किस किस में, दमन, सालसेट बेसिन, मुंबई, हुगली एंड सैंटोम। By 1515 they also started ruling over the coastal areas after annexing it. तो 1515 तक इन्होंने कोस्टल एरियाज पे भी रूल करना स्टार्ट कर दिया था, उनको अनेक्स करके, उनको अपनी टेरिटरी में शामिल करके। कोस्टल एरियाज का मतलब क्या होता है, एक मिनट में बताती हूँ कोस्टल एरियाज का मतलब क्या होता है। तो ये सी है इस साइड, ठीक है, सी से अटैच जो एरियाज रहते हैं, ये सी से अटैच जो एरियाज रहते हैं उन्हें बोलते हैं कोस्टल एरियाज। ओके, सो कोस्टल एरियाज पे इन्होंने 1515 तक अनेक्स कर लिया था, उन पे रूल करना स्टार्ट कर दिया था। डच, पोर्तुगीज के बाद आए थे डच। डच ईस्ट इंडिया कंपनी was formed in 1602। कब बनी थी ये कंपनी, 1602 में बनी थी। ये होलैंड के थे, डच लोग जो थे होलैंड के रहने वाले थे। डच के कन्फ्लिक्ट्स थे, राइवलरी थी पोर्तुगीज के साथ, दोनों के बीच में वार हुआ और डच जीत गए उस वार में। आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर विनिंग द वार, दे स्टैब्लिश ट्रेडिंग हाउसेज, उन्होंने बहुत से ट्रेडिंग हाउस स्टैब्लिश किए। कोरोमंडल कोस्ट में था उनका ट्रेडिंग हाउस, गुजरात, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सब जगहों पर उन्होंने ट्रेडिंग हाउस स्टैब्लिश किए। मछलीपट्टनम में इनकी फर्स्ट फैक्ट्री थी, फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ डच वाज इन मछलीपट्टनम। इनका ट्रेड जो था वो स्पाइसेस, इंडिगो, रॉ सिल्क, लीट, राइस एंड ओपियम, इन सब में ये लोग ट्रेड करते थे। इंडिगो एक कलर होता है, इंडिगो कलर को बोलते हैं, इंडिगो ब्लू कलर को, जो कॉटन वगैरह में कलर किया जाता है, शर्ट्स पे जो कलर दिया जाता है उसको इंडिगो बोलते हैं। ओके, डच की मेन फैक्ट्री थी पुलिकट में, जहां वो लोग गोल्ड कॉइन्स बनाते थे। गोल्ड कॉइन्स का नेम क्या था, पगोडा। जो गोल्ड कॉइन्स वो मिंट करते थे उनका नेम रहता था पगोडा। ओके, पगोडा इज इंट्रोड्यूस्ड एज करेंसी इन इंडिया बाय डच। पगोडा को करेंसी की तरह इंट्रोड्यूस किया था डच लोगों ने इंडिया में, ठीक है, मतलब इंडिया को डच ने पगोडा नेम की करेंसी दी थी। डच के कन्फ्लिक्ट्स हुए ब्रिटिशर्स के साथ। अब दो ट्रेडर्स एक ही पर्पस से आए हैं, मतलब एक ही तरह का ट्रेड कर रहे हैं, एक ही जगह पे हैं, तो कन्फ्लिक्ट्स तो राइज होंगे। तो इनका बैटल हुआ था, ब्रिटिशर्स और डच के बीच में बैटल हुआ था। इस बैटल को बोला जाता है बैटल ऑफ बदेरा। 1759 में ये बैटल हुआ था, इसमें डच वाज डिफीटेड एंड ब्रिटिशर्स वॉन द बैटल। ब्रिटिशर्स के ब्रीफली पढ़ेंगे ब्रिटिशर्स के बारे में अभी, फिर अच्छे से अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ब्रीफली पढ़ेंगे क्योंकि अभी अपन को फ्रेंच के बारे में पढ़ना है। ऑन 31 दिसंबर 1600, ऑन 31 दिसंबर 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन ब्रिटेन। 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, ब्रिटेन में बनी थी ये कंपनी 1600 को, लेकिन ये लोग आए कब थे, 1608 को आए थे। फर्स्ट शिप इनका आया था हॉकिंस के साथ, हॉकिंस कैप्टन थे उस शिप के, और ये इंडिया में आए थे जहांगीर के रूल के टाइम पे। जहांगीर जब रूलर थे उस टाइम पे आए थे ये ब्रिटिशर्स। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड इशूड चार्टर ऑफ 15 इयर्स ऑफ मोनोपोली इन ट्रेडिंग। उस टाइम पे क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी, इंग्लैंड की क्वीन थी ये, तो इन्होंने चार्टर इशू किया, एक 15 इयर्स का चार्टर था कि अब इंडिया में ब्रिटेन से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी और किसी को ट्रेड करने का हक नहीं है। मोनोपोली मतलब सिर्फ एक ही बंदा रह सकता है
ट्रेड पर्पस से, ठीक है। और अगर कोई मोनोपोली में दखल देता है तो उससे वार करने का हक है ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो वार वगैरह करने का हक भी दिया गया था इस चार्टर मतलब फरमान होता है। तो इसके तहत इनको 15 ईयर की मोनोपोली दी गई थी ट्रेड में, ठीक है। नेक्स्ट वाज फ्रांस। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1664। ये फ्रेंच लोग 1664 में आए थे। 1667 में फॉर्म हुई थी, बनी थी 1664 में। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? 1664 में बनी थी। लेकिन फ्रांसिस कैरन के अंडर जो लोग आए थे वो 1667, मतलब इंडिया में ये लोग पहुंचे फ्रांसिस कैरन के साथ 1667 में। लेकिन बन कब गई थी कंपनी? 1664 में बन गई थी। जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे होते 1600 में फॉर्म हो गई थी कंपनी, लेकिन आए कब थे? 1608 में। ऐसे ही फ्रांस के साथ 1664 में फॉर्म हो गई थी, लेकिन आए थे 1667 में। उनको लीड किया था फ्रांसिस कैरन ने। जो लोग आए थे उनको लीड किया था फ्रांसिस कैरन ने। 1668 में फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर बना इनका, सूरत में बना था जो ट्रेडिंग सेंटर। फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर वाज बिल्ट इन सूरत। पहला ट्रेडिंग सेंटर था फ्रेंच लोगों का। फिर 1669 में इनका एक और ट्रेडिंग सेंटर बना मछलीपट्टनम में। देन 1673 में इनका एक और ट्रेडिंग सेंटर फॉर्म हुआ पौंडीचेरी में। ये लाइन वाइज है, ठीक है। 1667 में आए थे, 1668 में पहला ट्रेडिंग सेंटर बना सूरत में, 1669 में दूसरा ट्रेडिंग सेंटर बना मछलीपट्टनम में, 1673 में पौंडीचेरी में एक ट्रेडिंग सेंटर बना, और 1690 से 1692 के बीच में इनका एक और ट्रेडिंग सेंटर था चंद्रनागौर में था। चंद्रनागौर जो कि बंगाल में है, ओके। बिल्ट फोर्ट लुइस एट पौंडीचेरी फॉर वार डिफेंस। इन्होंने एक फोर्ट बनाया था, फोर्ट मतलब किला बनाया था जिसका नाम था फोर्ट लुइस, लुइस नेम था। तो इन्होंने कहाँ बनाया था? वो पौंडीचेरी में बनाया था। किस पर्पस से बनाया था? फॉर द पर्पस ऑफ वार डिफेंस, मतलब कोई अपने अगेंस्ट वार डिक्लेयर कर दे तो उसके डिफेंस में ये फोर्ट लुइस हेल्प करेगा, इस हिसाब से इन्होंने फोर्ट लुइस बनाया था। फ्रेंच लोगों का फोकस था प्रॉफिट मेकिंग में। ये बस प्रॉफिट मेकिंग के लिए आए थे कि कैसे भी हो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है इंडिया में ट्रेड करके, ओके। ड्यूप्लिक्स वाज द फ्रेंच गवर्नर whose rivalry was with Britishers। एक्चुअली में ड्यूप्लिक्स की नहीं थी, ड्यूप्लिक्स मतलब फ्रांस, ओके। ये गवर्नर थे फ्रांस के। तो फ्रांस की राइवलरी थी ब्रिटिशर्स के साथ। और सक्सेसफुल कौन हुए? ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स हुए। आपको पता था ब्रिटिशर्स इमर्ज्ड। अब हम पढ़ेंगे डिक्लाइन ऑफ मुगल्स एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिशर्स। मुगल्स कैसे डिक्लाइन हुआ है, मुगल एम्पायर कैसे डिक्लाइन हुआ, और ब्रिटिशर्स कैसे उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर फॉर्म कर लिया ब्रिटिशर्स ने। मुगल एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट की थी बाबर ने 1526 में। गेन स्टेबिलिटी, अर्न फेम एंड बिकेम पॉपुलर एट द टाइम ऑफ अकबर। सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा इसको स्टेबल बनाया था, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी थी किसके टाइम पे? अकबर के टाइम पे। मतलब सब अच्छा चल रहा था अकबर के टाइम पे, और बहुत ज़्यादा टेरिटरीज कॉन्क्योर करके अकबर ने इसको बहुत वास्ट एम्पायर में कन्वर्ट कर दिया था। डिसइंटीग्रेटेड आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। ये पार्ट्स में डिवाइड हो गया औरंगजेब की डेथ के बाद। औरंगजेब की डेथ के बाद जो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, तो जो पार्ट्स थे उनमें हेड्स थे, उनको चीफटेंस बोला जाता था, ओके। तो जो औरंगजेब के बाद के जो एम्परर्स थे वो चीफटेंस जो हेड्स थे अलग अलग टेरिटरी में, मुगल एम्पायर की अलग अलग टेरिटरी में जो हेड्स थे उनको चीफटेंस बोला जाता था। उनकी हेल्प लेनी पड़ती थी उनको थ्रोन एक्योर करने के लिए, ठीक है। मतलब खुद से नहीं वो थ्रोन एक्योर कर पाते थे, खुद से नहीं कर पाते थे, उनकी वो हेल्प की जरूरत पड़ती है, चीफटेंस की हेल्प की। अब चीफटेंस की हेल्प करेंगे तो बदले में कुछ तो देना पड़ेगा। तो जो भी चीफटेंस की डिमांड्स रहती थी उनको उनको मुगल एम्परर्स को मानना पड़ता था, कंसीड टू देयर डिमांड्स। तो मतलब औरंगजेब के बाद के जो एम्परर्स थे बहुत भागे भागे घूम रहे थे, मतलब उनको थ्रोन को एक्योर करने के लिए बहुत वार्स लड़ने पड़ रहे थे, बहुत लड़ाइयाँ करनी पड़ रही थी। ड्यूरिंग डिक्लाइनिंग फेज सेवरल स्टेट्स लाइक बंगाल, हैदराबाद, अवध, पंजाब, भरतपुर, पुणे टू ग्वालियर हेडेड बाय मराठास, मैसूर एंड कर्नाटक बिकेम फुली इंडिपेंडेंट। मुगल एम्पायर का जो डिक्लाइनिंग फेज चल रहा था, औरंगजेब के बाद जो डिक्लाइन फेज स्टार्ट हुआ था क्योंकि वीक रूलर्स थे मुगल एम्पायर के, उनके बाद क्या हुआ कि उस फेज में क्या हुआ कि बंगाल, हैदराबाद ये सब टेरिटरीज इंडिपेंडेंट बन गई, खुद से रूल करने लगी अपना, ओके।
अटैक्स फ्रॉम नादिर शाह ऑफ ईरान एंड अहमद शाह अब्दली ऑफ अफगान। मुगल एम्पायर में अटैक्स हो रहे थे, नादिर शाह अटैक कर रहे थे ईरान से और अहमद शाह अब्दली अटैक कर रहे थे अफगान से। तो इन अटैक्स का भी बहुत सेवर इफेक्ट पड़ रहा था मुगल एम्पायर के डिक्लाइन में, इनका भी बहुत हाथ है मुगल एम्पायर के डिक्लाइन में, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दली का। ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड विद इंडिया एंड बिजनेस राइवलरी। ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड कैसा था इंडिया के साथ और किस टाइप की बिजनेस राइवलरी चल रही थी। तो 15 ईयर चार्टर फॉर ट्रेड विद इंडिया एंड ईस्टर्न कंट्रीज, ये लोग 15 साल का चार्टर लेके आए थे, फरमान लेके आए थे क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से, मैं बता चुकी हूँ। तो 15 साल के चार्टर में इनकी मोनोपोली थी ट्रेड की सिर्फ यही ट्रेड करेंगे इंडिया और ईस्टर्न कंट्रीज के साथ। फॉर्म बाय ब्रिटिश कैपिटलिस्ट फॉर जॉइंट ट्रेड। ब्रिटिश के जो कैपिटलिस्ट थे, जो कैपिटल जिनके पास रहता था, इनके पास पैसे रहते थे, उन लोगों ने जॉइंट ट्रेड करने के लिए, एक साथ ट्रेड करने के लिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश की थी। एम था, इनका भी एम सेम था फ्रांस के लोगों जैसा, टू अर्न मोर एंड मोर एंड मोर प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कराना, चाहे लूट पार से हो, चाहे हुक क्रोक से हो, किसी भी पॉलिसी से हो, ये बस प्रॉफिट कमाना चाहते थे। बाय लूट एंड ट्रेड फिल्ड कफर्स बियॉन्ड कैपेसिटी। तो लूट और ट्रेड पॉलिसी से इन्होंने, मतलब कम से कम दाम में चीज़ें खरीदना और ज़्यादा से दाम बेचना, तो इस पॉलिसी से इन्होंने अपने कफर्स मतलब कोष होता है, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कफर्स भर लिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए। पॉलिटिकल एम्बिशंस, अब जब वो शुरू में आए थे ट्रेड करने के हिसाब से आए थे, शुरू में माइंड लेके आए थे कि हम सिर्फ ट्रेड करेंगे इंडिया के साथ, लेकिन बाद में उन्होंने पॉलिटिकल एम्बिशंस भी डेवलप कर लिए कि अगर हम पॉलिटिकली, अगर हम पावरफुल होंगे, अगर मार्केट पर हमारा कंट्रोल होगा तो हमें और प्रॉफिट मिलेगा। और ये कैसे एम्बिशंस डेवलप हुए, इंडिया के पॉलिटिकल वीकनेस देखते हुए। इनको पता चल गया था कि इंडिया पॉलिटिकली बहुत वीक है, यहाँ के रूलर्स वहाँ के रूलर्स से वार में हैं, कोई सेंट्रल पावर भी नहीं है, तो इसकी वजह से इनका एम डेवलप हो गया कि हम पॉलिटिकली भी इंडिया में दखल देना स्टार्ट करते हैं, इससे हमें और प्रॉफिट होगा। एनालिस्ट पॉलिटिकल वीकनेस ऑफ इंडिया, इन्होंने एनालिस्ट कर लिया था, देख लिया था पॉलिटिकल वीकनेस इंडिया की। थॉट ऑफ एक्यूरिंग पॉलिटिकल पावर एंड स्टार्टेड टू वर्क टू अचीव गोल। इन्होंने सोचा अब हम पॉलिटिकल पावर भी एक्योर करते हैं और इसके लिए ये काम भी करने लगे, इंडियन रूलर्स के जो लड़ाइयाँ होती थी उसमें इंटरफेयर करने लगे। 1613 में जहांगीर ने, मतलब 1608 में आए थे, लेकिन 1608 से 1612 तक इनकी कोई भी ऐसी कोई मेन बिजनेस सेंटर नहीं था, लेकिन 1613 में इनको एक बिजनेस सेंटर मिल गया सूरत में। इन्होंने परमिशन एक्योर कर ली जहांगीर से बिजनेस सेंटर बिल्ड करने की सूरत में। ओके, सो किंग जेम्स फर्स्ट वॉज द इन्वॉय ऑफ सर थॉमस रोई। जो किंग जेम्स फर्स्ट के ने एक इन्वॉय भेजे थे अपने, जिनका नेम था सर थॉमस रोई। इन्होंने ये जहांगीर के कोर्ट में बैठने के लिए भेजे थे। ये बैठे थे जहांगीर के कोर्ट में 1615 से 1619 तक। ओके, तो इतने टाइम पीरियड तक बैठे और फिर उन्होंने परमिशन एक्योर की जहांगीर से और 4 बिजनेस सेंटर्स बनाने की, जो कि बने इनके सूरत, आगरा, अहमदाबाद और भरूच में। सूरत यहाँ पे लोकेटेड है इस रीजन में। ओके, सूरत, अहमदाबाद इज लोकेटेड इन दिस रीजन, भरूच इज नियर अहमदाबाद, ओके, एंड आगरा इज लोकेटेड इन दिस रीजन। तो ये 4 सेंटर्स थे, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये 4 सेंटर्स फॉर्म किए थे ब्रिटिशर्स ने विद द परमिशन ऑफ जहांगीर। पहला सेंटर था सूरत में, 1613 में इनको परमिशन मिली थी जिसको बनाने की। ये है चार्ल्स सेकेंड ऑफ इंग्लैंड, प्रिंस चार्ल्स सेकेंड। ये इंग्लैंड के प्रिंस थे। ही वॉज मैरिड टू प्रिंसेस कैथरीन ऑफ पोर्तुगाल और इस मैरिज में इनको डाउरी में मुंबई मिली। मुंबई इनको डाउरी में मिली पोर्तुगाल से। आपको पता है पोर्तुगीज भी आए थे ट्रेड के हिसाब से, तो उनका एक, उन्होंने मुंबई भी अनेक्स कर लिया था, पोर्तुगीज ने अपने कब्जे में ले लिया था, तो वही मुंबई इनको चार्ल्स सेकेंड को इन्होंने डाउरी में दे दिया। ये हुआ था 1668 के टाइम पे। और चार्ल्स सेकेंड ने क्या किया, ये जो डाउरी में मिला मुंबई था, इनके कोई काम का नहीं था, इतने दूर था, तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड में
कि रेंट पे इनको ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई दे दिया कि हमको 10 पाउंड रेंट देना और तुम मुंबई में जो करना चाहते हो कर लो। ओके, तो रेंट पे मिल गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया मुंबई। जो मुंबई पहले ना ईस्टर्न कोस्टल एरिया, मैंने बताया कोस्टल का मतलब बताया था, जो सी के पास का एरिया बोलते हैं उसे कोस्टल बोलते हैं, सी के पास। तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये ब्लू ब्लू, ये सारे एरियाज कोस्टल एरियाज हैं, जो ब्लू ब्लू से मार्क्ड हैं, पूरे ब्लू ब्लू हैं, वो कोस्टल एरियाज हैं। इस वाले एरिया को, यहाँ से जो स्टार्ट होता है फिर यहाँ खत्म होता है, इस एरिया को बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल एरिया। ओके, सॉरी, इस वाले एरिया को बोलते हैं वेस्टर्न, ये वेस्ट साइड है तो वेस्टर्न कोस्टल एरिया होगा ऑब्वियसली। ओके, तो इस साइड को बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल एरिया। जो अरेबियन सी से अटैच्ड जो एरिया है, देखिए यहाँ से अरेबियन सी खत्म होती है इस पार्ट से, तो यहाँ से कोस्टल एरिया भी खत्म हो जाता है। तो ये जो अरेबियन सी से जो अटैच्ड एरिया है उसे बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल एरिया। और जो ये बे ऑफ बंगाल से अटैच्ड एरिया ऐसे बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल एरिया। ये ईस्ट साइड है तो इस एरिया को बे ऑफ बंगाल से अटैच्ड एरिया को बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल एरिया। ये ब्लू ब्लू टिक्स, ब्लू ब्लू लाइन से फिल्ड है, ब्लू कलर से फिल्ड है इस एरिया को। इस साइड वाले एरिया को बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल एरिया, इस वाले एरिया को बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल एरिया। तो जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया था, इसका पहले कैपिटल था सूरत, सूरत था कैपिटल। ओके, लेकिन बाद में जब उनको मुंबई डाउरी में मिली तो उन्होंने मुंबई को वेस्टर्न कोस्टल एरिया का कैपिटल बना दिया। ओके, ये मुंबई, ये है मुंबई, इसको 1687 में कैपिटल बना दिया गया वेस्टर्न कोस्टल एरिया का। पहले क्या था? पहले था सूरत, जो कि यहां लोकेटेड है। ओके, ये हुआ था 1687 के टाइम पे। और जो ईस्टर्न कोस्टल एरियाज थे, ईस्टर्न कोस्टल एरियाज में भी बहुत से मेन सेंटर थे ब्रिटिशर्स के। उन मेन सेंटर्स के नेम देखते हैं, कौन कौन से मेन सेंटर्स थे ईस्टर्न कोस्टल एरिया में। मुंबई बन गया कैपिटल वेस्टर्न कोस्टल एरिया का, और कलकत्ता बन गया, कलकत्ता था इनका मेन सेंटर, किसका? वेस्टर्न कोस्टल एरिया का, सॉरी ईस्टर्न कोस्टल एरिया का। वेस्टर्न कोस्टल एरिया का मुंबई था, और कलकत्ता कहाँ का था? ईस्टर्न कोस्टल एरिया का कैपिटल था कलकत्ता। ईस्टर्न कोस्टल साइड में और भी बहुत से मेन सेंटर्स थे, इनके नेम देखते हैं। मछलीपट्टनम, मद्रास, बंगाल, हरियापुर, बालासोर, हुगली, पटना, काजिम बाजार, ये सब मेन सेंटर्स थे ब्रिटिशर्स के ईस्टर्न कोस्टल एरिया में। ओके, ईस्टर्न कोस्टल एरिया जिसका कैपिटल क्या है? कलकत्ता, और वेस्टर्न कोस्टल एरिया का कैपिटल मुंबई। ओके, तो ये सब मेन एरियाज थे ईस्टर्न कोस्टल एरिया के साइड पे। नेक्स्ट पढ़ते, इन 1717 फ्रॉम मुगल एम्परर फारुखशियार। फ्रॉम यहाँ गलत लिखा था, मैंने उसे इरेज कर दिया। ओके, तो इन 1770 मुगल एम्परर फारुखशियार बिकेम इल। मुगल एम्परर फारुखशियार बीमार पड़ गए 1717 में। ये मुगल एम्परर थे। ओके, औरंगजेब के बाद जो आने वाले एम्परर थे वो फारुखशियार थे। ठीक है, सो जॉन सरमन एंड विलियम हैमिल्टन विजिटेड। जॉन सरमन और विलियम हैमिल्टन उनको देखने के लिए गए। एम्परर फॉलोड हैमिल्टन्स एडवाइस एंड गॉट क्योर्ड। हैमिल्टन की एडवाइस से, हैमिल्टन ने जो भी कहा था उनसे करने का, वो करने के बाद फारुखशियार क्योर हो गए। क्योर मतलब उनकी बीमार थे तो ठीक हो गए वो। सो इलेटेड एम्परर इश्यूड 3 डिक्रीज। इलेटेड मतलब बहुत जो खुश थे एम्परर, वो बीमार थे ठीक हो गए तो वो खुश ही होंगे। ठीक है, तो इलेटेड एम्परर इश्यूड, खुश होके एम्परर ने, फारुखशियार ने 3 डिक्रीज, 3 फरमान इशू किए। कौन कौन से थे वो फरमान? राइट टू ट्रेड इन बंगाल, ये ब्रिटिशर्स के लिए इशू करे थे, ब्रिटिशर्स से खुश होके। राइट टू ट्रेड इन बंगाल, राइट टू ट्रेड इन बंगाल विदाउट, राइट टू ट्रेड इन बंगाल विदाउट पेइंग टैक्सेस ऑन एनुअल पेमेंट ऑफ 3000। इनको बंगाल में, ब्रिटिशर्स को बंगाल में फ्री ट्रेड करने की राइट मिल गई। किससे? फारुखशियार से। इसके बदले में बस उन्हें एनुअली 3000 पे करना था। ओके, एनुअली 3000 पे करके ये
टैक्स फ्री ट्रेड कर सकते थे बंगाल में, ऐसी राइट दे दी फारूक शियार ने इनको। परमिटेड टू हायर एरियाज नियर कलकत्ता, अगर इनको कलकत्ता के आसपास के एरियाज चाहिए है तो वो भी परमिशन दे दी इन्होंने। ड्यूज वेव्ड ऑफ इन हैदराबाद, हैदराबाद में जो ब्रिटिशर्स को पैसे देने होंगे, ड्यूज थे उनके, तो वो भी वेव ऑफ कर दिए, उनको भी माफ कर दिया। कॉइन्स मिंटेड बाय कंपनी इन मुंबई, सर्कुलेशन मुगल एम्पायर, जो मुंबई में कॉइन्स मिंट हो रहे थे, कंपनी जो मिंट कर रही थी, कंपनी जो कॉइन्स बना रही थी, उसको पूरे मुगल एम्पायर में सर्कुलेट किया गया उन कॉइन्स को। तो ये सब खुश होके किया था फारूक शियार ने ब्रिटिशर्स के लिए। अब मैंने बताया था फ्रांस और ब्रिटिशर्स के बीच में राइवलरी थी, दोनों ट्रेड के लिए आए थे इंडिया में, तो राइवलरी तो होनी थी। तो राइवलरी के बारे में पढ़ने से पहले हम दोनों की साइड्स की पावर्स देख लेते हैं, ठीक है, कौन ज्यादा पावरफुल था। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिटिशर्स की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी, अपोजिट साइड में जो फ्रेंड्स थे उनकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। फ्री टू टेक डिसीजंस, अब इनकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी तो ये फ्रीली डिसीजंस ले सकते थे अपने हिसाब से, और जो फ्रांस के लोग थे उनकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी तो उनको परमिशन सीख करनी पड़ती थी, परमिशन लेनी पड़ती थी कि हम ले ये डिसीजन या ना ले। लेकिन ब्रिटिशर्स वर फ्री टू टेक डिसीजंस। ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज वर्क हार्ड विद डिवोशन, जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज थे इनके साइड में, वो लोग लगन के साथ, डिवोशन के साथ काम करते थे। नॉट हार्ड वर्किंग, फ्रांस के जो लोग थे बिल्कुल हार्ड वर्किंग नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं कह सकते, मतलब हार्ड वर्किंग तो, लेकिन ज़्यादा हार्ड वर्किंग लोग नहीं थे। डोमिनेंस ओवर वाइड एरिया, इनकी जो डोमिनेंस थी, ये लोग ज़्यादा एरिया पे रूल करते थे। कौन? ब्रिटिशर्स, क्योंकि ये पहले से भी आए थे तो इनका ज़्यादा एरिया पे डोमिनेंस था। जबकि फ्रांस का सिर्फ एक मेन ट्रेडिंग सेंटर था पौंडीचेरी में, मतलब इन लोगों का एरिया भी कम था। दे हैव सेवरल ट्रेडिंग सेंटर्स, किसके? ब्रिटिशर्स के बहुत से ट्रेडिंग सेंटर्स थे। तो इन दोनों की पावर्स का डिस्कस कर लिया। तो यहाँ देखने में मिल रहा है कि फ्रांस पहले से ही वीक है ब्रिटिशर्स से। British East India Company and French Company were making efforts to gain benefits and expand their political influence. ब्रिटिश और फ्रांस दोनों अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे पॉलिटिक्स में, मतलब दोनों पॉलिटिकल मामले में इंटरफेयर कर रहे थे, बीच में जा रहे थे और किसी की साइड हो जाते थे। एक की साइड ये हो गया, फ्रांस वाले हो गए, एक की साइड ब्रिटिशर्स हो गए, दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी, इस टाइप का हो रहा था। दोनों ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट चाहते थे। Both tried to surpass each other by purchasing goods at the lowest price. दोनों कम से कम प्राइस में गुड्स खरीद के एक दूसरे को से ऊपर उठना चाहते थे, एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाहते। सरपास मतलब बोथ वांट टू हैव कंट्रोल ओवर द मार्केट्स, दोनों मार्केट पे कंट्रोल करना चाहते थे। इसके लिए उनको पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होना जरूरी था मार्केट पे कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि मार्केट पे कंट्रोल तो गवर्नमेंट्स का ही होता है, मतलब रूलर्स का ही रहता है। टू गेन मोर फैसिलिटीज इन मोर मार्केट्स दे बिगिन टू इंटरफेयर इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ पाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट पे कंट्रोल पाने के लिए ये लोगों ने जो इंडियन स्टेट्स के इंटरनल अफेयर्स थे उनमें इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। इसी के कारण 4 कार्नेटिक वार्स भी हुए थे इनके इंटरफेरेंस से। बोथ ड्रीम्ड ऑफ होल्डिंग पॉलिटिकल पावर्स इन देयर हैंड्स फॉर कंट्रोल ओवर मार्केट्स, दोनों ने सपने देख रखे थे कि हम पूरे इंडिया पे रूल करेंगे और मार्केट को कंट्रोल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। फ्रांस का मेन सेंटर था पौंडीचेरी में। कहाँ पे था? पौंडीचेरी, ये यहाँ पे। और मद्रास में था ब्रिटिशर्स का मेन सेंटर। तो दोनों पास पास में थे, दोनों में लड़ाइयाँ चलती रहती थी इसी के कारण। ओके, अब मैं बताती हूँ आपको कार्नाटिक। कार्नाटिक फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुआ था 1746 से 1748 के बीच में। कार्नेटिक एक रीजन था, साउथ इंडिया के साइड में एक रीजन था कार्नेटिक, कर्नाटका का ही रीजन था। इसका कैपिटल था आरकोट, आरकोट इसका कैपिटल था। ये आरकोट लोकेटेड था चेन्नई और पौंडीचेरी के बीच में। एक यूरोप में भी एक वॉर चल रहा था, एक वॉर चल रहा था फ्रांस और इंग्लिश के बीच में। तो इस वॉर का टेलिंग इफेक्ट था कॉर्नेटिक वॉर्स में, मतलब इंडिया में जो वार चल रहे थे उनमें फ्रांस और इंग्लिश के बीच में जो यूरोप में वार चल रहा था उसका अफेक्ट था। ठीक है, तो ये फ्रांस और इंग्लिश के बीच में किस वजह से वार चल रहा था? ऑस्ट्रिया की वजह से।
यूरोप जो पूरी टेरिटरी यूरोप है उसमें एक पार्ट है ऑस्ट्रिया। फ्रांस चाहते थे ऑस्ट्रिया उन्हें मिल जाए, ब्रिटेन चाहते थे ऑस्ट्रिया उन्हें मिल जाए, तो ये वार हो रहा था 1744 में। तो इसका इफेक्ट इंडिया में जो वार हो रहे थे उन पे भी पड़ रहा था। ड्यूप्लिक्स विद नवाब अनवरुद्दीन कैप्चर्ड मद्रास फोर्ट। ड्यूप्लिक्स ने नवाब जो कर्नाटक के नवाब थे उनके साथ मिलकर मद्रास फोर्ट को कैप्चर कर लिया। मद्रास फोर्ट आता था ब्रिटिश पावर के अंडर, ठीक है, ब्रिटिशर्स के अंडर आता था। मद्रास फोर्ट ब्रिटिशर्स का था मतलब, और नवाब अनवरुद्दीन जो कि कर्नाटक के थे उन्होंने ड्यूप्लिक्स के साथ मिलकर इनका कैप्चर कर लिया मद्रास फोर्ट। When Nawab demanded the fort from France, refused, which led to war and Nawab got defeated. जब नवाब ने कहा अपन दोनों ने मिलके कैप्चर किया है मद्रास फोर्ट तो मुझे भी दे दो फोर्ट में हिस्सा, मतलब मुझे भी दो फोर्ट, तो क्या किया फ्रांस के लोगों ने मना कर दिया, ड्यूप्लिक्स ने मना कर दिया कि नहीं हम तुम्हें नहीं दे रहा फोर्ट, जिसकी वजह से एक वॉर हुआ नवाब अनवरुद्दीन और ड्यूप्लिक्स के बीच में, जिसमें नवाब की डिफीट हो गई, नवाब डिफीटेड। इससे क्या पता चला, नवाब अनवरुद्दीन जब डिफीट हुए ड्यूप्लिक्स से, फ्रांस से, तो पता चला कि जो यूरोपियन सिस्टम है वार का वो सुप्रीम है इंडियन सिस्टम से। ओके, पीस रीस्टोर्ड इन यूरोप। 1744 में वार स्टार्ट हुआ था यूरोप में ऑस्ट्रिया के सक्सेशन के लिए कि ऑस्ट्रिया को फ्रांस लेगा या ऑस्ट्रिया को इंग्लिश लेंगे। तो ये वार खत्म हो गया 1748 में, पीस रीस्टोर हो गई, शांति बन गई। तो जब पीस रिस्टोर हुई तो इंडिया में भी हो गई। मद्रास फोर्ट फ्रांस ने रिटर्न कर दिया ब्रिटेन को। विद डिफीट ऑफ कार्नेटिक नवाब सुप्रीमेसी ऑफ यूरोपियन सिस्टम ऑफ वार वाज एस्टैब्लिश। मैं बता चुकी हूँ नवाब के डिफीट से पता चला कि जो यूरोपियन सिस्टम है वार का, जिस तरीके से यूरोपियन लड़ते हैं वो सुप्रीम है, वो ज्यादा अच्छा है। यूरोपियंस नॉन दैट इंक्रीज इन इंटरनल अफेयर्स, ये भी मेन है, यूरोपियंस मतलब फ्रांस और ब्रिटेन दोनों, इनको पता चल गया कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा दखल देंगे, इनके इंटरनल इंटरफेरेंस करेंगे, इंटरफेयर करेंगे इनके मामलों में, तो हम लोग को प्रॉफिट होगा, हम लोग इन पे सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। अपना इंटरनल इंटरफेरेंस चालू रखा। सेकेंड कार्नेटिक वार हुआ 1748 से 1754 तक। रीजन था सेकंड कार्नेटिक वार का सक्सेशन टू द थ्रोन ऑफ हैदराबाद एंड कार्नेटिक। मतलब हैदराबाद बड़ा पार्ट था, कार्नेटिक का ही पार्ट था, हैदराबाद का पार्ट था कार्नेटिक, ठीक है। तो हैदराबाद की वजह से और कर्नाटक की वजह से ये वार हुआ था सेकंड कार्नेटिक वार, कि हैदराबाद की गद्दी पे कौन बैठेगा, कर्नाटक की गद्दी पे कौन बैठेगा। फ्रांस के लोग चाहते थे कि हैदराबाद पे मुजफ्फर जंग का रूल हो और कर्नाटक पे चांद साहिब का रूल हो, लेकिन अपोजिटली ब्रिटिश चाहते थे कि नासिर जंग हैदराबाद में नवाब बने और मोहम्मद अली कर्नाटक पे रूल करे। ये है ड्यूप्लिक्स फ्रांस के, ये है ब्रिटेन के रॉबर्ट क्लाइव। फ्रांस किसकी साइड थे, मुजफ्फर जंग की साइड थे, मुजफ्फर जंग है। और ब्रिटेन किसकी साइड थे, नासिर जंग की साइड थे। वो चाहते थे मुजफ्फर जंग बने हैदराबाद में और नासिर जंग बने हैदराबाद में, ये चाहते थे ब्रिटेन। और फ्रांस चाहते थे कर्नाटक में चांद साहिब बने रूलर, और ब्रिटेन चाहते थे कि कर्नाटक में बने मोहम्मद अली रूलर। कंक्लूजन क्या निकला वार का, इन दोनों के बीच में वॉर हुआ, दोनों के बीच में क्या हुआ, वॉर हुआ इन तीनों के बीच में। इस साइड भी तीन थे, इस साइड भी तीन थे। इसमें नासिर जंग की डेथ हो गई, ये देख रहे हैं आप, नासिर जंग की डेथ हो गई इस वार में। तो ऑटोमेटिकली नवाब कौन बन गए, मुजफ्फर जंग बन गए, मतलब फ्रांस जीत गए, नासिर जंग मर गए। तो रिजल्ट देखते हैं। मुजफ्फर जंग ने, जब मुजफ्फर जंग की जीत हो गई और नासिर जंग की डेथ हो गई, तो मुजफ्फर जंग ने रिटर्न में फ्रांस को, फ्रांस ने हेल्प की थी ना मुजफ्फर जंग की, तो मुजफ्फर जंग ने रिटर्न में 50,000 पाउंड्स दिए फ्रांस को, और जागीर भी दी 10,000 ईयरली, मतलब 10,000 ईयरली की जागीर दी इनको, फ्रांस के लोगों को। ब्रिटिश बिसीज्ड आरकोट। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया, आरकोट बिसीज कर लिया। आरकोट मैंने बताया था कर्नाटक का कैपिटल था। अब जब आरकोट बिसीज कर लिया मतलब कि कर्नाटक किसके कब्जे में आ गया, ब्रिटिशर्स के। और चंदा साहिब को की डेथ हो गई, चंदा साहिब की इस वार में। तो चंदा साहिब की डेथ हो गई तो कौन बन गया नवाब, नवाब बन गए मोहम्मद अली।
ब्रिटिशर्स का कर्नाटक पे कब्जा हो गया और फ्रांस का हैदराबाद पे। फ्रांस ने क्या कह के कब्जा किया था हैदराबाद पे कि हम निज़ाम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। निज़ाम को प्रोटेक्ट कर रहे थे लेकिन निज़ाम को दबा भी रहे थे साथ ही साथ। पूरा रूल फ्रांस कर रहे थे, ब्रिटिशर्स कर रहे थे। और साथ कौन दे रहे थे? साथ किसका दे रहे थे? मुजफ्फर जंग और नासिर जंग का। इससे इनको बहुत प्रॉफिट मिल रहा था एक्चुअली में। तो निज़ाम अलाउड देम टू करेक्ट रेवेन्यूज। निज़ाम ने फ्रांस के लोगों को क्या अलाउ कर दिया? रेवेन्यूज कलेक्ट करने का, कि हैदराबाद में आप रेवेन्यू कलेक्ट करो, आप पैसे कलेक्ट करो, ठीक है, क्योंकि फ्रांस के लोग हैदराबाद को प्रोटेक्ट कर रहे थे। मैंने बताया था यूरोपियन सिस्टम अच्छा है इंडियन सिस्टम से, इंडियन वार सिस्टम से। तो निज़ाम ने क्या किया? प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रांस को ही रख लिया, क्योंकि फिर ब्रिटेन कभी भी हमला करेगा, तो इससे अच्छा फ्रांस को ही अपॉइंट कर लो प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा के लिए। न्यू मेथड ऑफ कंट्रोल बाय मेकिंग इंडियन रॉयल्टी पे यूरोपियंस टू मेंटेन आर्मी। एक न्यू मेथड आई। कौन सी मेथड थी ये? कि इंडिया के जो लोग होंगे, इंडिया के जो रूलर्स होंगे, वो यूरोपियंस को पे करेंगे, यूरोपियंस को पैसे देंगे, जैसे ये रेवेन्यूज कलेक्ट करने की लिए अलाउ कर दिया था निज़ाम ने प्रोटेक्ट करने के बदले में। तो इसी टाइप से यूरोपियंस को पैसे मिलेंगे और यूरोपियंस बदले में क्या देंगे? आर्मी देंगे, प्रोटेक्ट करेंगे इंडियंस। थर्ड कार्नेटिक वार हुआ, ये लास्ट कार्नेटिक वार था 1756 से 1763 के बीच में चला। फाइनल फेज था ये थर्ड कार्नेटिक वार, फाइनल फेज था। यूरोप में भी ऐसा ही वार हुआ था, 7 साल का 7 ईयर वॉर हुआ था यूरोप में भी, इस टाइम पे चल रहा था। यूरोप का वार खत्म होता है, इंडिया का भी खत्म हो जाता है, उसका इफेक्ट पड़ता है यूरोप के वार का, इसलिए यहाँ मैंने बताया है यूरोप में भी वार हुआ था। तो ये जो वार हुआ था थर्ड कार्नेटिक वार, इसे बोला जाता है वार ऑफ वॉन्डिवॉश। ये हुआ था 1760 में, जिसमें फ्रांस की डिफीट हो गई। वार ऑफ वॉन्डिवॉश में फ्रांस की डिफीट हो गई। ब्रिटिश हैव टेकन हैदराबाद टू, ब्रिटिशर्स ने अब पहले से ही कर्नाटक तो था ही, हैदराबाद भी ले लिया फ्रांस की डिफीट के बाद। अब फ्रांस का पॉलिटिकल एम्बिशन गया पानी में। ऑल टेरिटरी ऑफ फ्रांस केम अंडर द ब्रिटिश। जितनी भी टेरिटरीज फ्रांस की थी वो सब ब्रिटिशर्स ने ले ली। फ्रांस ड्रीम ऑफ पॉलिटिकल सुप्रीमेंसी एंडेड। फ्रांस का जो ड्रीम था कि पॉलिटिकली हम रूल करेंगे इंडिया पे, तो ये सब एंड हो गया। ब्रिटिशर्स इमर्ज हो गए एज अ पॉलिटिकल लीडर इन इंडिया। So we have completed these 5 topics. Thank you for watching.